10 ही 9 बच्चे आएंगे आज। इफिशियंसी को समझाना, इफिशियंसी कुछ नहीं होता। इफिशियंसी मतलब होता है पावर, एक तरह से। ठीक है, कितना आपने उसको पावर जनरेट किया है, या फिर कितनी आपसे करंट का स्टडी कर रहे हो तो कितना आपका करंट नॉर्मली आया है, तो वो इफिशियंसी होता है। अब जैसे आप लोगों ने लास्ट में निकाला था, कहाँ निकाला था आपने इफिशियंसी फैक्टर, ये रहा पावर फैक्टर निकाला था आपने। तो लास्ट में जो कल निकलवाया था मैंने लास्ट में, वो इफिशियंसी होता है। ठीक है, वापस से एक बार समझ लो इफिशियंसी का मतलब क्या होता है। ठीक है, इफिशियंसी मतलब सिंपली पावर से हम लोग करते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूं पहले एक बार। हम्म, हो गया। चलो देखो, तुम्हें जो लास्ट क्लास में समझाया था वो ये था, दैट इज ईटा, इफिशियंसी ईटा होती है। तो ईटा इज नथिंग बट इट जस्ट इक्वल टू पावर। आपने इनपुट के कंपैरिजन में आउटपुट में कितना पावर दिया उसे इफिशियंसी बोलते हैं। आप लोगों ने अगर पढ़ा हो, रेक्टिफायर पढ़ा होगा कभी, तो वहां भी आप लोगों ने इफिशियंसी निकाली होगी रेक्टिफायर की। उस रेक्टिफिकेशन के अंदर इफिशियंसी का फॉर्मूला ही होता है कि आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, मतलब इनपुट पावर के कंपैरिजन में आउटपुट पावर कितना मिला, उसे इफिशियंसी बोलते हैं। अब पावर इज इक्वल टू नॉर्मली क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। पी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है करंट इंटू वोल्टेज, और वी बराबर आई आर होता है। तो इसके दो फॉर्मूले बन गए। अगर वोल्टेज और करंट की फॉर्म में लोगे तो फिर ये फॉर्मूला होता है, और अगर करंट और रेजिस्टेंस की फॉर्म में लोगे तो फिर ये फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। ये 11th 12th क्लास के अंदर पढ़ते। बीटा एफिशिएंसी, बीटा जो है वो नॉर्मल फैक्टर होता है, कांस्टेंट फैक्टर। तो मैंने आपको पी आउटपुट लिखवाया था। उस पी आउटपुट के अंदर मैंने आपको कहा था कि अगर आपको आउटपुट निकालना है तो आउटपुट हम लोग इस तरह से निकालते हैं, दैट इज आउटपुट करंट जो थी मेरे पास आई स्क्वायर आर। तो आउटपुट करंट जो है वो ये हो जाएगी बीटा नोड। बीटा नोड एक कांस्टेंट फैक्टर है, और आई टू आउटपुट करंट है, और आर मतलब आर एस एच, दिस इज द आउटपुट पावर आई स्क्वायर आर। और इनपुट पावर जो है वो कितनी हो जाएगी, वी आई। वी आई मतलब इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट, ये इनपुट पावर कहलाती है। तो ये फॉर्मूला तुम्हें लर्न करना था इफिशियंसी के लिए। और इफिशियंसी जो है फिर आराम से आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है, वैसे तो आप लोग सिंपल लिख सकते हो वी बराबर आई आर, बट यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट की फॉर्म में इस तरह से वेरी करती है। ठीक है ना। अब अगर मैं इसको वोल्टेज और करंट की फॉर्म में, वोल्टेज सॉरी रेजिस्टेंस और करंट में नहीं लिखना चाहूँ, तो नॉर्मली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख लो, वी आउटपुट और आई आउटपुट अपॉन वी इनपुट और आई इनपुट, ऐसे भी आप लिख लो इस फॉर्मूले को। ये पावर का फॉर्मूला है, P बराबर वी आई। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में आप इसको ऐसे भी लिख लो। हम ये बात जानते हैं बेसिकली कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो इस तरीके से वेरी करती है, लाइक वी आउटपुट मतलब वी टू बोलते हैं हम इस चीज को। तो वी टू जो हमारे पास ये होता है, वी टू इज इक्वल टू होता है बीटा नोड आई टू आर एस एच। अब इसमें से क्या है, बीटा नोड आई टू आप बाहर निकाल लो, तो बीटा नोड आई टू जो एक तो यहाँ रह जाएगा, और जो एक बीटा नोड आई टू है वो एक यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये वी टू कितना हो जाएगा मेरे पास, दिस इज सिंपली बीटा नोड आई टू एंड वी टू अपॉन टू आई नोड वी नोड, टू आई नोड एंड वी नोड। ठीक है, तो ये जो हमारे पास हो जाएगा सिंपली एट, यू कैन से दैट एट
ये फिर बाकी तो मैंने शायद तुम्हें लिखा दिया था, है ना? ये तुम्हें याद करना था क्योंकि मैंने इसका सॉल्यूशन तुम्हें लंबा लंबा नहीं करवाया था, बेसल इक्वेशन से होता है इसका सॉल्यूशन। तो मैंने तुमसे कहा था कि ईटा अगर इफिशियंसी जो है ईटा इज इक्वल टू 1.84, ऐसा कुछ लिखवाया भी था तुम्हें मैंने, पता नहीं, आई नो ऐसा कुछ कहा तक मैंने तुम्हें शायद ये तक कराया था कि ईटा इज इक्वल टू कितना होता है 58.2% तक लिखवाया था, इसकी इफिशियंसी बहुत कम होती है, ये भी करवाया था मैंने, है ना? तो बस आप लोग को ज्यादा सॉल्यूशन याद नहीं करना, बस बेसल इक्वेशन को मैं सोल्व करवाना चाह नहीं रहा क्योंकि वो काम का नहीं है आपके। बस आप लोग इतना समझ लो कि इसकी इफिशियंसी बहुत कम होती है, और शायद इसके नीचे मैंने कुछ स्टेटमेंट भी लिखवाया था। क्यों कुलदीप, इसके नीचे कुछ स्टेटमेंट लिखवाया था क्या मैंने, कि इफिशियंसी जो है टू कैविटी की बहुत कम होती है, तो फिर हम लोग रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन काम में लेते हैं, लाइक इस तरह का कुछ लिखवाया भी था, है ना? हाँ, तो बेसिकली आज हमें पढ़ना है रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन, है ना? बेसिकली अब हमें पढ़ना है रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बेसिस आप जान लो कि टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन की इफिशियंसी बहुत कम होती है, इसलिए हम लोग जो आगे फर्दर डिस्कस करते हैं वो होता है रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन। तो आज का जो बेसिक टॉपिक है वो है रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन। आप लोग लास्ट ईयर का पेपर देख लेना, टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन अगर आ गया तो रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन 100% आएगा, और अगर रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन आ गया तो टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन 100% आएगा। दोनों में से कोई ना कोई सा एक क्लिस्ट्रॉन आता ही है, इसलिए आप लोग देख लेना। और ऐसा भी नहीं है कि आप लोग एक क्लिस्ट्रॉन पढ़ जाओ दूसरा छोड़ जाओ, 10% प्रोबेबिलिटी ऐसी भी होती है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो आप लोग न्यूमेरिकल की इन इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल, इन टर्म्स ऑफ थियोरेटिकल, लाइक ऑप्टिमम लेंथ, लाइक बंचिंग प्रोसेस, तो ऐसा कुछ रिपीट हो सकता है, तो उसको पूरा भी नहीं छोड़ना है आपको। हाँ, बस ये कि इम्पोर्टेंट अगर आप मानो तो फिर वही होता है, पढ़ना दोनों है, बट एकदम स्ट्रांगली उसको पढ़ना है जो लास्ट ईयर नहीं आया था। नाउ द रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन क्या होता है वो देखें। द रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन इज एन ऑसिलेटर। द मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन, आर के। द रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन इज एन ऑसिलेटर। ये होता क्या है, बेसिकली एक ऑसिलेटर होता है, इज एन ऑसिलेटर टेक, हेलो, कोई कुछ कह रहा था क्या, आवाज आ रही थी किसी का, माइक ऑन रही है क्या? ओके, चलिए, तो आगे चलते हैं, किधर गया मेरा। द रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन इज एन ऑसिलेटर। नेट लेके आ गया ना रतन। भैया किसी का माइक ऑन है। ऑसिलेटर विच इज वाइडली यूज्ड, क्योंकि ये नॉर्मली यूज इसी को करते हैं, इसकी इफिशियंसी बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको यूज करते हैं। विच इज वाइडली मतलब नॉर्मली इसी को यूज करते हैं बहुत ज्यादा मात्रा, मतलब हर जगह ये यूज आता है, विच इज वाइडली यूज्ड, क्योंकि जब तक रिफ्लेक्स नहीं आया तब तक तो टू कैविटी का ही काम करते थे, बट जैसे रिफ्लेक्स आ गया उसके बाद टू कैविटी को यूज करना बंद कर दिया। बहुत कम जगह यूज होता है टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन, विच इज वाइडली यूज्ड एज a local oscillation for local oscillation, for local oscillation। तो लोकल ऑसिलेशंस में इसका काम आता है, ठीक है। इट यूज्ड सम कैविटी, मतलब सेम कैविटी, बंचिंग करना है इसमें भी आपको, है ना? बट बंचिंग करने के लिए देखो, वहां तो क्या था, टू कैविटी था, तो टू कैविटी में यहाँ पर एक थी बंचिंग कैविटी जिसमें हम लोग आरएफ सिग्नल प्रोवाइड करवाते थे, और इसमें बंचिंग प्रोसेस हुआ करती थी, फिर बीच में ड्रिफ्ट स्पेस था, और फिर दूसरी कैविटी थी जिसमें हम लोग आरएफ सिग्नल को बाहर निकाल लेते थे, जिसमें आउटपुट कैविटी बोलते हैं इसको, तो इसे बोलते हैं आउटपुट कैविटी। तो बंचिंग कैविटी और आउटपुट कैविटी दो अलग अलग कैविटी जो है होती है टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन में, बट रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन में दोनों ही कैविटी जो होती है वो सेम होती है, एक ही कैविटी होती है।
ठीक है ना। इन दिस क्लिस्ट्रॉन वी यूज सेम कैविटी, इन दिस क्लिस्ट्रॉन वी यूज सेम, मतलब एक ही कैविटी को यूज करते हैं हम लोग, सेम कैविटी फॉर बंचिंग एंड फॉर द आउटपुट, सेम कैविटी एज बंचिंग कैविटी एंड आउटपुट कैविटी, मतलब ऐसे बोल सकते हो आप, एज बंचिंग कैविटी, वहीं पे बंचिंग होगी और वहीं पे आउटपुट निकलेगा, एज बंचिंग कैविटी एंड आउटपुट कैविटी। तो आउटपुट कैविटी और बंचिंग कैविटी दोनों की ही फॉर्म में यही कैविटी यूज में आती है, सेम। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग क्या होता है, मतलब इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, जैसा वहां आपने कंस्ट्रक्शन देखा था, ठीक वैसे यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर। और वैसे ही पॉइंट वाइज हम लोग लिख सकते हैं इसमें, पॉइंट वाइज मतलब क्या क्या इसको इसमें कंसिस्ट, क्या क्या ये कंसिस्ट करता है बेसिकली। तो जस्ट वेट, डायग्राम देखता हूं मैं, ये रहा, दिस द डायग्राम ऑफ टू के रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो कैसा डायग्राम बनेगा, इस पेज पे जब पूरा पेज लेगा डायग्राम, ठीक है। ये हमारे पास अर्थिंग होती है, ग्राउंड होता है, तो ठीक है ना। और इस ग्राउंड के बाद में यहाँ पे लगा होता है एक रिपल्शन वोल्टेज, यहाँ पर हम लोग लगाते हैं एक वोल्टेज जो रिपल्शन करवाता है, दैट इज कॉल्ड रिपल्शन वोल्टेज, ठीक है। और इस रिपल्शन वोल्टेज में नेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड करवाई जाती है, ये नेगेटिव वोल्टेज जा रही है ना, आप देख सकते हो नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पर किसको प्रोवाइड करवा रहे हैं, यहाँ पर एक रिपेलर लगा होता है जो नेगेटिव वोल्टेज पर होता है। नेगेटिव वोल्टेज का मतलब नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर है, इसे बोलते हैं रिपेलर, जो रिपेल करता है, दिस इज सिंपली कॉल्ड रिपेलर, ठीक है ना। नाउ अब आपको देना है इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, क्योंकि उन्हीं को तो कराना है ऑसिलेशन। तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए यहां पर लगा होता है एक कैथोड, ये है हमारे पास, ये वोल्टेज है, लाइक दिस, और ये कैथोड है जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है ना। यहां से आपने वोल्टेज दी है नॉर्मली, ये इलेक्ट्रॉन बीम यहां से जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन बीम कैविटी में जाएगी निकल के। अब ये जो कैविटी है, मैं थोड़ा सा समझा दूं कि कैविटी में तीन तरह के इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं। कैविटी है कहाँ, पहले तो ये समझो, कैविटी यहाँ पर है, दिस इज द कैविटी, जहाँ पे बंचिंग होगा और आउटपुट भी यहीं पे होगा, जो भी होना है सब कुछ इसी कैविटी में होना होता है, ठीक है। यहीं से आरएफ सिग्नल हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं इस वोल्टेज के थ्रू, ये वोल्टेज लगा देते हैं जिससे आपका आरएफ सिग्नल जाएगा, दैट इज द आउटपुट, वीओ लिख दो भले आरएफ सिग्नल के लिए। और ये अगर हमने आरएफ सिग्नल दिया बेसिकली, तो वो इस तरह से हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं। एक बार इसको थोड़ा पूरा कंप्लीट कर लेते हैं आरएफ सिग्नल के लिए, और फिर ये आपने यहाँ से आरएफ दिया और बाद में आरएफ को आप लोग यहाँ से आउटपुट ले सकते हो, ठीक है, दिस इज द आरएफ आउटपुट। नाउ अब इधर देखिए, जैसे ही ये तो रिपेलर है, तो रिपेलर और कैविटी के बीच में जो लेंथ है ना, वो एल कहलाती है। आरएफ सिग्नल
ऑब्वियस सी बात है, इस तरह का स्ट्रक्चर कंटेन करता है, मैंने आपको बता ही दिया था, इस तरह का स्ट्रक्चर है आरएफ के पास में। ठीक है, अब ये समस्या है कि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो तीन तरह की सिचुएशन से होके निकलेगा। इलेक्ट्रॉन के पास पहली सिचुएशन तो ये होती है कि वो तब एंट्री करे जब आरएफ सिग्नल का नेगेटिव पार्ट वहां पर अवेलेबल हो। इस तरीके से वो तब एंट्री करे। मान लो ये पहला इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव पार्ट में एंट्री कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और ये बंचिंग प्रोसेस यहाँ पर होगी। ये मतलब मिल जाएगा, एक जगह आके मिलेंगे सारे के सारे ये। दूसरी तरह के इलेक्ट्रॉन वो होंगे जो जीरो फेज में एंट्री मारेंगे। ये जीरो फेज एंट्री है, दिख नहीं रहा आपको शायद, ये मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, ये जीरो फेज में एंट्री मार रहे हैं। ये सेकंड टाइप के इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये भी जो है एक साथ ही बंच होके यहाँ पे आते हैं, है ना, क्योंकि इनकी वेलोसिटी जो है वो एज इट इज रहती है, इनकी वेलोसिटी जो है वो कम हो जाती है, तो ये धीरे धीरे जाते हैं। बट धीरे धीरे जाएंगे तो जहां पर ये कहलाते हैं ए टाइप के इलेक्ट्रॉन, ये कहलाते हैं बी टाइप के इलेक्ट्रॉन। तो ए टाइप के इलेक्ट्रॉन भी उसी समय पे पहुंचते हैं जिस समय बी टाइप के इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, क्योंकि वो धीरे हो चुके हैं। ठीक है, इसलिए वो उसी समय पे पहुंचते हैं। बी टाइप के इलेक्ट्रॉन भी सेम टाइम पहुंचेंगे, इसको इस तरह से एडजस्ट करना पड़ता है। अब रही सी टाइप के इलेक्ट्रॉन। अब सी टाइप के इलेक्ट्रॉन की जब बात करता हूं मैं, तो ये तो बेचारे अभी तक तो शुरू ही नहीं हुए, बट ये अपनी स्पीड को कवर कर लेते हैं और ये भी उसी टाइम पे पहुंचते हैं जिस टाइम पे दोनों ए और बी इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं कुल मिला के। ठीक है, तो ये भी बहुत फास्ट भागते हैं, ये बहुत फास्ट भागते हैं, वैसे पीछे थे बट ये फास्ट भाग के, और ये भी जो है उसी समय पे पहुंच जाते हैं जिस समय पे बी और ए टाइप के इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं। तो इनमें बंचिंग बन जाती है। बंच मतलब कि तीनों तरह के इलेक्ट्रॉन एक ही समय पे पहुंच के एक बंच बना लेते हैं। ऐसा बंच वहां पे तीन प्रकार का था टू कैविटी के अंदर। ठीक है, जो धीरे भाग रहे हैं उनका अलग बंच था, जो तेज भाग रहे हैं उनका अलग बंच था, और जो नॉर्मल वेलोसिटी से चल रहे हैं उनका अलग बंच था। बट यहाँ पे तीनों ही इलेक्ट्रॉन एक साथ कंबाइंड हो गए, इसलिए इनकी बंचिंग जो है थोड़ी सी अच्छी हो चुकी है। इन दोनों के बीच में डी डिस्टेंस होती है। ठीक है, और एक और चीज, अब ये जो है हम रेफरेंस पॉइंट अगर बी को लेते हैं, मान लो, मान लीजिए हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट किसको लिया, बी को लिया, तो यहाँ से यहाँ जहां पर बंचिंग होती है ना, तो बंचिंग से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो है हम लोग डी नोड मान लेते हैं। डिस्टेंस तो आप अपने हिसाब से मान सकते हो, तो ये डी नोड इसको मान लो। तो ये हमारे पास है। रिपेलर का काम ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। रिपेल का मतलब ये होता है जैसे इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये रिपेलर है तो यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज है, तो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जा रहा है तो ऊपर नहीं जाएगा, वो रिपेलर से रिपेल होके और फिर नीचे की तरफ आके बंच होगा। इसका यही काम होता है कि इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन प्रोवाइड करवाना। रिपेलर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो रिपेलर भी नेगेटिवली होता है तो वो रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके और ये सीधा बंचिंग के लिए उसको टर्न कर देता है, तो इलेक्ट्रॉन मुड़ के और बंचिंग करने के लिए आ जाएगा। बंचिंग कैसे होगी, पहले नंबर ए इलेक्ट्रॉन आएगा बट वो धीरे धीरे, सॉरी वो तेज चल रहा था क्योंकि सबसे पहले वो आ चुका था, तो उसको धीरे कर देते हैं हम लोग, तो वो धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचेगा। बी वाला इलेक्ट्रॉन इतने में वहां पहुंच जाएगा, और सी वाला इलेक्ट्रॉन बहुत पीछे था बट उसकी वेलोसिटी बढ़ गई क्योंकि वो पॉजिटिव फेज में एंट्री मारा है, तो वेलोसिटी को उसने बढ़ा लिया और वो फटाफट से उस जगह पहुंच गया जिस जगह बाकी दोनों इलेक्ट्रॉन थे। तो ये सिंपल प्रोसेस है। बट फिर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर लिखवाना चाहूंगा, बेसिकली कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसकी इफिशियंसी तो ज़्यादा आती है, टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन से इसकी इफिशियंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, खैर ये स्ट्रक्चर है, इसको आप लोग बना लो फटाफट से, इसमें इतना ही है। अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो जो भी आपको लेना है और बना बनू के ख़त्म करो। फिर इसके बारे में लिखवाता हूँ कि कितना क्या क्या कंसिस्ट करता है इस स्ट्रक्चर के अंदर, क्या क्या होता है वो लिख लो जो कि आपको दिख रहा है। चलो नीचे आते हैं। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर में होता है कैथोड एनोड कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें इलेक्ट्रॉन गन होती है।
कैथोड, एनोड, कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या होता है बेसिकली, इलेक्ट्रॉन गन होती है टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम, जो एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करती है। इलेक्ट्रॉन गन होती है इस कॉन्फ़िगरेशन में, टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम, एन एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है। दूसरा होता है एक्सीलरेटिंग ग्रिड, जो उसको एक्सीलरेट करता है। ये ग्रिड कहाँ पर है, ये वाला होता है ग्रिड, जो उसको ऊपर की ओर प्रेरित करता है जाने के लिए। इलेक्ट्रॉन बाहर निकला कैथोड से, तो उसको एक्सीलरेट करने के लिए एक्सीलरेटिंग ग्रिड लगा होता है। एक्सीलरेटिंग एक्सीलरेटिंग ग्रिड, इसको जी बोल दो भले, इसको सी बोल दो कैथोड को, इसको जी बोल दो, और इसको ए बोल दो। ये एनोड, एनोड कहलाता है, मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो उसको ऊपर की तरफ खींचता है इलेक्ट्रॉन बीम को। एक होता है केविटी, केविटी उस एनोड में ही होती है, मतलब एनोड केविटी होता है, तो उसे केविटी एनोड बोल देते हैं, जहां पर बंचिंग प्रोसेस होगी और वहीं पर आउटपुट भी होता है। केविटी एनोड, जिसे हम ए बोल देंगे, ये ऊपर लिखा हुआ है ना, ये ए, ये कैविटी एनोड ही है पूरा, जिसमें बंचिंग हो रही है। और उस कैविटी के अंदर ही क्या होता है, आरएफ आउटपुट भी लगा होता है। ये जस्ट ऊपर क्या लिख रहा है आपको, आरएफ आउटपुट है। वर्टिकल डायग्राम है पूरा। पहला वाला जो था वो हॉरिजॉन्टल था, ये है आरएफ आउटपुट, मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल बाहर निकालने का काम आता है ये, दैट इज कॉल्ड आरएफ आउटपुट। ठीक है। पांचवा होता है, ऊपर ही ऊपर देखो, आरएफ आउटपुट की जस्ट ऊपर केविटी जो हमने बनाया, उस केविटी के ऊपर क्या लगा हुआ है, रिपेलर लगा हुआ है। देखो ये रिपेलर जो रिपेल करता है ऊपर से इलेक्ट्रॉन को। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या लगा होता है, एक रिपेलर लगा होता है, जिसे हम आर बोल देते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। या फिर मैं इसको थोड़ा और डिटेल में लिखना चाहूँ तो रिपेलर इलेक्ट्रोड बोल दो आप इसको, रिपेलर इलेक्ट्रोड which is at negative potential, which is at नेगेटिव पोटेंशियल, जो नेगेटिव पोटेंशियल पर होता है विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड, विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। खैर, अब इसका ऑप्शन जो मैंने आपको समझाया था वो लिखना है, पूरा का पूरा ही एक बार लिख लो, फिर और समझना इसको। और कुछ नहीं है, लिखते लिखते आपको समझ में आ जाएगा फटाफट से ऑपरेशन। इतना कोई हार्ड नहीं है, जो मैंने बताया था ना आपको अभी डायग्राम बनाते वक्त, वही है ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, ड्यू टू डीसी वोल्टेज, ड्यू टू डीसी वोल्टेज in the cavity circuit, in the cavity circuit, RF noise generated, RF noise
generated in the cavity, in the cavity. This electromagnetic voice, क्योंकि RF सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होता है वैसे तो, so this electromagnetic noise in the cavity becomes produced in cavity become produced at cavity resonant frequency, become produced at cavity resonant frequency, or resonant frequency. The electron passing through the cavity gap, द इलेक्ट्रॉन मतलब आपने पहले तो क्या करा, इस कैविटी के अंदर एक RF सिग्नल प्रोवाइड करवा दिया, और ये रेडियो मतलब जो आपका रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है उस पर प्रोड्यूस होगा ये, इस वोल्टेज के थ्रू। ये वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज है जिससे सिग्नल आपका RF सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह है। और ये रेजोनेंट जो है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब आगे देखो, द इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द कैविटी गैप। अब जो भी इलेक्ट्रॉन इस कैविटी को पार करेगा, द इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द कैविटी गैप, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इस कैविटी को पार करेगा, द इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द कैविटी गैप experience this RF field, experience this RF field, तो उसे फील करेगा this RF field। ठीक है, and these electrons are velocity modulated, and these electrons are velocity modulated, और फिर जो भी एक्सपीरियंस करेगा ना इस फील्ड को, वो वेलोसिटी मॉड्यूलेट होगा। एज द सेम मैनर ऑफ टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन, जैसे कि इस टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन में हुआ था, एज सेम मैनर ऑफ टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन, तो जैसे टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन में हुआ था वैसे ही यहां पर होगा। ठीक है ना, अब मैं दिखा दूं टू कैविटी के अंदर किस तरह से उसने वेलोसिटी को मॉड्यूलेट किया था, है ना। द इलेक्ट्रॉन ए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ए की बात आती है, द इलेक्ट्रॉन्स ए। अब आएगी बंचिंग वाली बातें, बंचिंग वाली बातें तो बहुत लंबी है। इलेक्ट्रॉन्स ए जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ऑफ साइकिल, नेगेटिव ऑफ साइकिल में है, काउंटर द नेगेटिव ऑफ साइकिल। तो वो जो है वो जो पॉजिटिव ऑफ साइकिल में रहेगा वो तो जो है वेलोसिटी बढ़ाएगा, जो नेगेटिव ऑफ साइकिल में रहेगा वेलोसिटी कम करेगा। जैसे कि ये है ए नंबर का इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो वेलोसिटी कम करेगा। बी नंबर का इलेक्ट्रॉन है, वो वेलोसिटी बढ़ाएगा। या फिर मैं इसका डायग्राम थोड़ा सा अगर देखना चाहूं, एक काम करो, यहाँ पर ए बी सी नाम मत दो, इसको मैं कल अच्छे से बताऊंगा। वेलोसिटी मॉड्यूलेशन प्रोसेस आएगी अब आपकी, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन प्रोसेस, ठीक है ना।
इस डायग्राम को मैं कल और समझाऊंगा, रुको, इसको यहीं पे एक बार रोको। इसके बाद जो ऑपरेशन है वो टू कैविटी, सॉरी, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन का प्रोसेस अब कल समझेंगे। इसको यानी एक बार होल्ड रखो डायग्राम को, क्योंकि प्रोसेस समझने के लिए मुझे अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये तो केवल ऐसे डायग्राम बनाया है मैंने, ऑपरेशन का डायग्राम अलग है, ठीक है ना। तो इसको रखो होल्ड पे। ऑपरेशन का डायग्राम मैं कल समझाऊंगा, जिसमें आपको ऑपरेशन भी बताऊंगा और साथ में इसके मोड ऑफ ऑसिलेशन बताऊंगा कि इसके ऑसिलेशन के मोड कितने होंगे। ठीक है, थोड़ा सा अलग है इसका ऑपरेशन। फिलहाल इसको यहीं रखो, ठीक है। अब एक बार जो है